हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट 4 सेशंस में हमने पाइथन से रिलेटेड थोड़ा सा हमारा डिस्कशन किया था और कुछ चीज़ें हमने समझी थी। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स डिस्कस करे थे और उसके बाद टाइप कन्वर्जन और you can say different methods of like list के methods, list और strings। ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से यहाँ पे एक्सेस करना है, कुछ एक लूप्स भी देखे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपका कोई डाउट है क्या? लास्ट के सेशंस में कोई डाउट है किसी का? चलिए, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, किसी का कोई डाउट नहीं है। तो हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ में, ऐसा नहीं डिटेल नहीं, लेकिन हाँ एक बार क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक हो गया तो एक बार थोड़ा सा अपना जो हमने लास्ट 4 सेशंस में कवर किया था पाइथन, ओनली पाइथन, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं और थोड़ा सा उसमें आगे भी देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं, कुछ पाइथन के जो बेसिक्स हमने देखे थे। न्यू नोटबुक। स्क्रीन विजिबल है सभी को? किसी को कोई इशू हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दें या हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर ऑडियो या वीडियो क्लियर नहीं है तो। ठीक है। स्टार्ट बेसिकली पाइथन के कुछ एडवांटेजेस थे, वो हमने पहले डिस्कस किए थे कि भाई पाइथन में यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लिसिटी है, सिंटैक्स सिंपल है। कई सारी चीजें जो आपको, जो ग्रामर है लैंग्वेज की ओवरऑल, वो काफी सिंपल है और कई सारी चीजें जो हैं आपको इनबिल्ट फॉर्म में पहले से दे दी गई हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें पहले भी दूसरे लैंग्वेजेस में भी लाइब्रेरीज का सेट रहता था, लेकिन इतना एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सेट नहीं रहता था आपके पास। इतनी कह सकते हैं आपके पास इतनी पावर नहीं रहती थी, या आपको कई सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती थी। कुछ बेसिक फ्रेमवर्क दिया होता, लेकिन यहाँ पे काफी एडवांस्ड लाइब्रेरी सेट है, दिया गया है और उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कोड लेंथ काफी कम हो जाता है, ग्रामर काफी सिंपल है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वेरिएबल्स से, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज में हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स, अगर आपको कुछ भी डेटा प्रोग्राम में होल्ड करना है तो उनके लिए आपको वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक बॉक्स जैसा समझ लें, उनके थ्रू आपने हाँ मुर्तजा, आपने हैंड रेस किया है। बहुत ही स्लो आ रही है सर। मुर्तजा, अभी आपको आ रही है वॉइस प्रॉपर? यस सर, थोड़ा सा स्लो आ रहा था आवाज। अभी ठीक है मुर्तजा? हेलो। थोड़ा सा स्लो। नो सर, अभी वही कंडीशन है।
मुर्तजा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल अनक्लियर आ रही है बेटा। Sir, he is Sir, saying, please can you be little bit louder? The voice okay, is not okay, audible. okay, I will be more louder. exactly. Okay, now you are getting proper. Yes, sir. Okay, so हम variables की बात कर रहे थे. Basically variables are the placeholders. To hold the data inside the memory, we required variables. Then there are different types of variables. As you know कि आपको Python में data type declare करने की कोई जरूरत नहीं है. आप सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दें, और जैसे ही आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरप्रेटर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि ये किस कैटेगरी की वैल्यू है, और उसको उस डेटा टाइप में वो कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो एक चीज ये रही थी. फिर उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं इसमें. यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, और उसके अलावा लिस्ट हैं. इसके अलावा स्ट्रिंग है, आपकी डिक्शनरी है, सेट है, ऐसे कई सारे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपका एक तो वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिया, तो डिफाइन करने का सिंटैक्स सिंपल है. सिंपल आपको एक उसका नेम देना है. नेम के बाद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर जो भी उसमें वैल्यू आपको स्टोर करनी है, आप वो वैल्यू पास कर सकते हैं. ठीक है, तो जो भी वैल्यू का टाइप है उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर जो है उसको उस कैटेगरी में प्लेस कर देगा. उस कैटेगरी का वो एक डेटा टाइप क्रिएट कर देगा. ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या आती है कि दो चीजें रहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला कि आपको कुछ स्क्रीन पे मैसेज देना है टू द यूजर और टू द प्रोग्रामर. ठीक है, और दूसरी चीज कि आपको इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर. तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग फंक्शंस देखे. एक फंक्शन तो आपको अभी स्क्रीन पे ही विजिबल हो रहा होगा, आई थिंक ये प्रिंट फंक्शन. ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन हम बेसिकली यूज करते हैं मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए. कुछ भी मैसेज हमें. सर आप बहुत धीरे बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो 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 प्रॉपर आ सर, रही है वॉइस? हाँ, आपकी वॉइस क्लियर है बट वो बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा. सर आप जूम की सेटिंग में जाके उसे बढ़ा दीजिए सर वॉइस को. एक मिनट. अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? Sir, एकदम unclear. There is an unusual noise coming from your mic. अभी प्रॉपर आ रही है आपको वॉइस? यस सर. ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वेरिएबल्स हो गए और डेटा टाइप्स हो गए. अब इसके बाद हमारा प्रिंट, इनपुट और आउटपुट, ये दो इंपॉर्टेंट टास्क रह जाते हैं हमारे पास. तो इनपुट के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन. ठीक है, जो कि आपका कोई भी वैल्यू आपको यूजर से लेनी है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसको इनपुट करता है, और बाद में आप लेटर ऑन उसका जो आउट यू कैन से डेटा टाइप है वो आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर विश या एज पर योर रिक्वायरमेंट. और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारा प्रिंट, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली
ये कन्वर्जन्स के प्रोग्राम्स जो हैं, जो भी मैंने एक बात कही कि इनपुट हो रहा है स्ट्रिंग में और उसको हमको किसी और फॉर्मेट में करना है, या कभी ऐसी सिचुएशन होती है अलग अलग टाइम पे कि डेटा को हमें एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट, या बेसिकली ऐसा कह सकते हैं आप लोअर फॉर्मेट से हायर फॉर्मेट में, जैसे इंटीजर है तो उसको हायर फॉर्मेट में फ्लोट में कन्वर्ट किया, या कई बार आपको फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का जो इंटर कन्वर्जन होता है, ये आपको बेसिकली टाइप, इसको टाइप कास्टिंग आप कहते हैं, और इसके थ्रू आप करते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, जो आप जो इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट कर देता है ना, उसके लिए आपको एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर कर देता है। और कई बार आपको यहाँ पे खुद से भी करना पड़ता है। जैसे ये एग्जांपल जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे दो नंबर्स लिए गए हैं 1 और 2, और इनकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 एंड अनदर वन, नंबर 2 में 1 5 6 वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों को सम करा आपने। अब यहाँ पे देखिए टाइप डिस्प्ले कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा टाइप ऑफ नम इंट और इसके बाद टाइप और num1, ठीक है। ये जो टाइप कीवर्ड है इसको हमने डिस्कस किया था। टाइप कीवर्ड से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं, डेटा टाइप, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे वो वही यहाँ पे टाइप कीवर्ड यूज किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों नंबर्स, नंबर 1 और नंबर 2 का टाइप पता करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है इसका टाइप पता किया है, ठीक है। ये जो आपकी ये जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों, ये 3 लाइंस, लास्ट लाइन तो एक मैसेज है, सिंपल मैसेज है। ये फर्स्ट 2 लाइंस जो हाईलाइटेड है अभी, इनको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू रिजल्ट है वो प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद उसका टाइप आप पता कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या टाइप आ रहा है, इंट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दो इंटीजर वैल्यूज हैं, इनका जो है यू कैन से कि कन्वर्जन जो है यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हमें हायर फॉर्मेट में हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई भी यहाँ पे सिचुएशन अराइज नहीं हो रही कि जिसके थ्रू हमें कन्वर्जन करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जब इसको टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे इसका टाइप इंट आ रहा है, तीनों का टाइप बेसिकली इंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, एक को आपने कर दिया फ्लोट, क्लियर है, और एक हो गया है इंटीजर। अब इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीजर और फ्लोट, तो यहाँ पे आपको टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपका डेसिमल के बाद का डेटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है आपकी, अगेन ये लास्ट 3 लाइंस, तो यहाँ पे वही सेम है, लेकिन यहाँ पे अब की बार जब हम कर रहे हैं तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होके आ रहा है। रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट इज अ फ्लोट, क्लियर। तो ये फ्लोट किसने कर दिया, ये इंटरप्रेटर ने अपने आप कर दिया। दिस इज इम्प्लिसिट, ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं किया, क्लियर है। सो दिस इज इम्प्लिसिट, जो इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट आपके बिहाफ पे खुद से कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्जन आपका इम्प्लिसिट हो गया, ठीक है। अब यहीं पे एक और प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, ये प्रोग्राम जिसमें मैंने बर्थ ईयर इनपुट करवाया है यूजर से, और बर्थ ईयर इनपुट कराने के बाद हमने उससे एज कैलकुलेट कर ली है, और एज कैलकुलेट करने के बाद हमने वो डिस्प्ले कर दी स्क्रीन। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हमने इनपुट कराया है यूजर से, इनपुट फंक्शन के थ्रू कुछ भी डेटा हमने एक्सेप्ट करा है फ्रॉम द कीबोर्ड, फ्रॉम द यूजर, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर आप ये सपोज ये लाइन आप ना लिखें, ये जो कन्वर्जन मैंने किया है, चलिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर ना करें तो क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, देखिए क्या होगा। मान लीजिए 2000 मैंने इनपुट कर दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे रिजल्ट में एरर आ गई। क्यों एरर क्यों आ गई, क्योंकि आप 221 जो कि प्रेजेंट ईयर है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इसमें से आप बर्थ ईयर जो कि एक स्ट्रिंग है वो आप सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए आप या तो जो कंपैटिबल वैल्यूज हैं उन पे ही आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन।
और आप कर क्या रहे हैं, इंटीजर और फ्लोट पे अप्लाई कर, इंटीजर और स्ट्रिंग पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ गई है और ये इंटरप्रेटर समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि प्लीज कन्वर्ट दिस टू इंटीजर वैल्यू। और अब आप जब इसको रन करेंगे और ये इनपुट दिया मैंने, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। और यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो आ रहा है एज, वो भी इन टाइप का है। और अगर मैं आपको अभी बर्थ ईयर का भी टाइप चेक करके बताऊं तो अभी ये लेट मी चेक व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बर्थ ईयर। अब इसको एक बार और रन करते हैं ये प्रोग्राम, 2000 सेम वैल्यू। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो बर्थ ईयर है उसका जो वैल्यू है वो इस ऑपरेशन मतलब इस लाइन में जो है यहाँ पे चेंज हुई है। मतलब जो डिफॉल्ट है, जो बर्थ ईयर में जो वैल्यू इनपुट आके होके आई है यूजर से, वो ऐसा नहीं है कि उसका टाइप ही चेंज हो गया। फॉर दिस ऑपरेशन ये जो स्टेटमेंट था, यहाँ पे जो बर्थ ईयर की वैल्यू थी इसको एज अ इंटीजर रीड किया गया, ठीक है। अदरवाइज फिर देखिए यहाँ पे हमने जब इसको, अगर ये यहाँ पे इसका टाइप चेंज हो गया होता तो ये टाइप बर्थ ईयर में फिर यहाँ पे इंटीजर लिखा, ठीक है। तो फॉर दैट स्टेटमेंट ये परमानेंट नहीं था, एक्सप्लिसिटली आपने उसको वहां पे कन्वर्ट किया और आपको ऑपरेशन परफॉर्म किया और बाद में जो ओरिजिनल टाइप है वो भी वहीं पे एज इट इज रिटेन है, ठीक है। क्लियर? तो हेलो ये सर। यहाँ पे कुछ फंक्शंस थे, ये सॉरी ये हमारा यहाँ पे टाइप कास्टिंग जो थी जो हमने डिस्कस। हेलो 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 सर। हाँ जी सर ये हाँ, प्रोग्राम अर्पित। क्लियर नहीं हुआ सर, इसकी फर्स्ट लाइन क्लियर नहीं हो रही है। फर्स्ट लाइन क्लियर नहीं हो रही है आपको? यस सर। सर मतलब उसको ठीक है, लिखने में अरेंज मतलब ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, आप इसकी बात यस कर सर। रहे हैं? यस सर। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी लाइन है ये। मैंने बर्थ ईयर नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इनपुट फंक्शन के थ्रू उसमें एक वैल्यू में इनपुट करवा रहा हूँ यूजर से, ठीक है। इनपुट फंक्शन जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इनपुट फंक्शन में क्या होता है, इनपुट फंक्शन का ये सिंटैक्स है कि आपने इनपुट कीवर्ड लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स के अंदर आपको कुछ मैसेज देना है, ठीक है। क्योंकि यूजर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, अदरवाइज अगर आपने कोई मैसेज नहीं दिया स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी, तो यूजर को पता ही नहीं कि उसको क्या वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको वहां पे यूजर को एक आप मैसेज दे सकते हैं कि भाई आपको आपका बर्थ ईयर बताना है, या आपको आपकी सैलरी बतानी है, या आपको आपका नाम एंटर करना, जो भी आपको वैल्यू वहां पे यूजर से चाहिए वो आप मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये इसका सिंटैक्स है इनपुट फंक्शन का, ठीक है। इनपुट कीवर्ड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको मैसेज देना है, तो ये इनपुट फंक्शन आपका क्या करेगा, इस मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा और डिस्प्ले करने के बाद वो वेट करेगा। जैसे कि ये देखिए अभी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, तो ये क्या, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को आपको सेपरेटली एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इसको मैंने कॉपी किया और हम लास्ट में आते हैं, ये है और ये यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और इसको किया मैंने रन, तो देखिए ठीक है, यहाँ पे ये मैसेज आ गया योर बर्थ ईयर, जो मैंने इनपुट फंक्शन में मैसेज दिया है ये स्क्रीन पे आ गया। और अब ये यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है, कर्सर पिंग कर रहा है, अब ये वेट कर रहा है कि मैं कोई एक वैल्यू इनपुट करूं। तो सपोज मैंने वैल्यू इनपुट कर दी 2010, ठीक है, तो ये यहाँ पे इनपुट हो गए, दैट्स इट, ठीक है। हम ये तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन ये आउटपुट नहीं है, ठीक है। आउटपुट सिर्फ आपका था योर बर्थ ईयर और 2010 आपने इनपुट किया है, वो इस वेरिएबल बर्थ ईयर में जाकर स्टोर होगा। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। क्लियर है? कोई डाउट अर्पित? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखिए पाइथन में आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
पाइथन का पर्पज ही ये है कि आपको कोड इस तरह से लिखना है जिस तरह से आप इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे आप नॉर्मल, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखनी है तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वन लाइन फिर अनदर लाइन फिर सेकंड थर्ड लाइन, और एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के बाद एक सेपरेट पैराग्राफ, अलग पैराग्राफ किया, फिर एक पेज किया उसको। तो इस तरह से करते करते आप करते हैं उसको सिंपल, उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखते हैं। बिल्कुल ये एकदम एज अ स्टोरी रीड करने जैसा। जैसे अगर आप इस कोड को पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन बर्थ ईयर इनपुट हो गया, सेकंड लाइन में आपने बर्थ ईयर का टाइप जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कीवर्ड यूज किया है। प्रिंट के अंदर हम टाइप कीवर्ड यूज कर रहे हैं विथ बर्थ ईयर। ठीक है, अब इसका टाइप हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया यूजर को कि भाई ये जो बर्थ ईयर है इसका ये टाइप है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हमारा जो मेन लॉजिक था, हमें एज कैलकुलेट करनी थी, तो एज कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, जो भी ईयर है अभी एग्जिस्टिंग ईयर है उसमें से जो भी इनपुट वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, लेकिन हम इसको सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली कर नहीं सकते क्योंकि जो इनपुट वैल्यू आई है वो है स्ट्रिंग, क्लियर है, और ये है इंटीजर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हमने टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग करी है। ठीक है, और ये क्योंकि एक्सप्लिसिट हम क्यों कह रहे हैं, एक्सप्लिसिट मतलब हम बता रहे हैं इंटरप्रेटर को अपनी तरफ से। एक्सप्लिसिट मतलब हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंटरप्रेटर को कोई प्लीज आप इसको कन्वर्ट करें। इम्प्लिसिट मतलब कि अंडरस्टूड है, जैसे वो समझ गया। जैसे इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिया था जहाँ पे इंटीजर का फ्लोट ऑटोमेटिकली हो गया था, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, वो इंटरप्रेटर अपने आप समझ रहा था कि हमें ऐसा करना है, लेकिन यहाँ पे हम उसको खुद से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि प्लीज आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। अब इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद 2021 में से जो भी ये वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट होगी, और जो नई वैल्यू आई है वो आपकी एज में जाकर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट योर एज इज, और एज और इसके बाद ईयर्स, ये आपको क्लियर होगा प्रिंट का सिंटैक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया है योर एज, उसके बाद ये एज नाम का ये जो वेरिएबल है इसको डिस्प्ले किया है, और उसके बाद एक और मैसेज या स्ट्रिंग हम डिस्प्ले कर रहे हैं ईयर्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, टाइप एज का टाइप चेक कर रहे हैं कि भाई आपका जो एज है, एज वेरिएबल है, इसका क्या टाइप है, और फिर बर्थ ईयर जो वेरिएबल है इसका क्या टाइप। क्लियर है, तो अब इसी ऑर्डर में देखिए आप यहाँ पे इसको रन करते हैं हम एक बार फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैं इसमें एंटर कर दूं वैल्यू, कोई पुरानी वैल्यू एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए 1960 मैंने एंटर। ठीक है, तो अभी ये कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, पहली। अब ये सारी एक साथ एग्जीक्यूट, क्योंकि आपको ये पूरा आउटपुट एक साथ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इस सेल में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख दिया है, तो वो पूरा एक एक लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करते करते आपको सारा आउटपुट एक साथ दिखा दिया है। अगर आप चाहें तो इसी प्रोग्राम को आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसको आप अलग अलग सेल्स में रन करके देखेंगे तो लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे ये देखिए जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट दिए थे वो प्रॉपर अपने सारे मैसेजेस डिस्प्ले कर रहे हैं। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रोग्राम रन किया। मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन इसलिए कह रहा हूँ आपको रन करने के लिए क्योंकि अभी अगर हम ऐसे हर एक प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम्स मैंने पूरे के पूरे सेल में लिख लिए हैं। आपको अगर कभी भी डाउट हो, डिबग करना है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉजिक किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आप उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एक एक सेल में लिखते जाएं और उसका आउटपुट देखते जाएं, तो आपको वहां पे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपोर्ट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सी प्लस प्लस, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हुई हैं, तो उनमें मॉड्यूल्स होते थे। आपको कभी मैथ्स के लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करने होते तो आप math.h लेकर आते थे। ठीक है, आपको स्ट्रिंग्स के फंक्शन लेने होते थे, यूज करने होते थे, तो आप string.h लेकर आते थे। तो इस तरह से बहुत सारे वहां पे भी लाइब्रेरी फंक्शंस थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हैं, लेकिन उनको इंपोर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक इंपोर्ट स्टेटमेंट देना है। ठीक है,
इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, सॉरी, और इसके बाद आपको जो भी मॉड्यूल है उसका नाम लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आपका प्रोग्राम में ऐड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हमने इसमें पाई, मैथ मॉड्यूल में पाई होगा, पाई एक कांस्टेंट है, तो वही पाई की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट मैथ डॉट पाई, मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर जो कांस्टेंट है पाई, उसकी वैल्यू को हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। डॉट ऑपरेटर जैसे कि आप सी प्लस प्लस में करते थे ना, क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के साथ भी डॉट यूज करते थे, ठीक है। तो वो सेम वही यहाँ पे यूज हो रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आपको पूरा, देखिए कई बार क्या होता है कि ये मैथ, जैसे इंपोर्ट मैथ लिख दिया तो ये तो पूरा का पूरा मैथ का जो मॉड्यूल है वो पूरा मॉड्यूल ही ऐड हो जाएगा। अगर आपको पूरा मॉड्यूल नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से, तो आप वो भी सिर्फ वो स्पेसिफिक वैल्यूज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने लिख दिया, यहाँ पे 2 कीवर्ड आपको रिक्वायर्ड होंगे, एक फ्रॉम, एक इंपोर्ट। तो किस मॉड्यूल से आप क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप ये बता। बेसिक बिल्कुल इंग्लिश वाला सिंटैक्स आप समझो कि फ्रॉम मैथ, मतलब फ्रॉम मैथ मॉड्यूल आई वांट टू इंपोर्ट पाई, दैट्स इट, ठीक है। आप पाई कांस्टेंट की वैल्यू को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते या ऐड करना चाहते, कहां से, मैथ मॉड्यूल से। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, बिल्कुल इंग्लिश के फॉर्म में है, बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद आपने पाई को यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो प्रिंट पाई लिख दें, यहाँ पे मैंने पाई लिखा है तो भी ये चल गया है, बट आप प्रिंट पाई लिखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सेल है तो सेल में प्रिंट ना भी लिखें कई बार तो आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये सारे आपने पढ़े हुए थे। बस एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, ये फ्लोर डिवीजन, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि बाकी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं इनसे आप फेमिलियर हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे आप इनको इनसे फेमिलियर हैं, क्लियर है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है आपका, फ्लोर जो है, जो डिवीजन होगा, ठीक है, बेसिकली फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर मतलब क्या होता है, जो जैसे अगर आपका पॉइंट जो होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए 25.67 वैल्यू आ रही है, तो फ्लोर क्या करता है, सील क्या करता है, सील ऊपर की वैल्यू लेता है, फ्लोर क्या करता है, नीचे की वैल्यू, ठीक है। तो 25.22 इज 25 और सील वैल्यू आप लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको 26 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर है। इस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डिवीजन के लिए जो आप एक नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, वैसा ही आपको यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज करने हैं, ठीक है। और इन 2 फॉरवर्ड स्लैश से आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रिंट एक्स, फ्लोर डिवीजन का ये सिंबल हमने यूज किया है, और यहाँ पे फाइनल x की वैल्यू है बाय द वे 100 और y की वैल्यू है 4। तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे कोई डेसिमल जैसी कोई चीज रहेगी नहीं, 25.0 पे भी आप फ्लोर लगाएंगे तो वो 25 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको 25 वैल्यू मिल रही है, क्लियर है, यहाँ पे लिखा भी है। और ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आपको 2 स्टार के सिंबल, जो नॉर्मल आप एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने के लिए आप एक स्टार का सिंबल दे देते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको 2 स्टार के सिंबल यूज करने हैं और आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि 100 टू द पावर 4, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, जैसे y की पोजीशन और x की पोजीशन में इंटरचेंज कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 100। अभी क्या हो रहा है, 100 टू द पावर 4, लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दूं तो हो जाएगा 4 टू द पावर 100, ठीक है। और उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे अभी देखिए आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, 100 टू द पावर 4 का ये रिजल्ट, ये लास्ट लाइन में मैं इसको चेंज कर देता हूँ,
फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ x और ये कर दिया मैंने y। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करते हैं। अच्छा सॉरी, ये तो मैंने मैसेज में चेंज किया था, ओरिजिनल में तो चेंज नहीं हुआ। y एंड x, तो ये एक्सप्रेशन में चेंज करना था, मैंने मैसेज के अंदर चेंज कर दिया था। तो ये देखिए, ठीक है, अभी क्या हो गया 4 टू द पावर 100, तो ये 4 टू द पावर 100 की वैल्यू ये आ रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे, ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको आप यूज करते हैं पाइथन में। ठीक है, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं, कई बार आपको कई कंडीशंस लगानी होती हैं, कई सारे कंपैरिजन करने होते हैं, कुछ भी लॉजिक बिल्डअप करना है तो उसके लिए आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहते हैं। जैसे कि आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। तो आप इनको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 20 है, तो आप देखिए, तो x यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं, प्रिंट x ग्रेटर देन y इज। तो क्या x जो है वो y से बड़ा है? नहीं, क्योंकि x है 20, सॉरी x है 12 और y है 20, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। क्लियर? कंपैरिजन ऑपरेटर है तो कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, यहाँ पे कोई मतलब आपको कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं वैल्यूज, तो या तो वैल्यू इससे बड़ी है या इससे छोटी है या इसके बराबर भी है, तो वो बराबर तो आपने इनपुट किया नहीं है, तो इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे वही सिंपल लेस देन फिर इक्वल टू, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी x की वैल्यू जो है, जो गिवन कंडीशन है उसमें x की वैल्यू y से कम है, तो यहाँ पे आपको ट्रू आउटपुट आएगा। इक्वल टू है नहीं, कंपेयर किया आपने कि क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स मिला आपको। ठीक है, फिर नॉट इक्वल टू, बिल्कुल दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपको ट्रू मिला। फिर आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो बिल्कुल x जो है वो y से ग्रेटर देन और इक्वल टू है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिला। और फिर आपने ये लास्ट में लेस देन और इक्वल टू को यहाँ पे किया है, तो ये आपको ट्रू मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही है, 12 इज लेस देन 20। ठीक है, तो लेस देन क्या यहाँ पे जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे एंड और, वो यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो उनका भी वर्किंग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x, ये दोनों बूलियन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स असाइन किया है हमने, x को ट्रू और y को फॉल्स। अब इनके बीच में हम सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है, आपने डिजिटल भी पढ़ी होगी, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिक कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम और ये डिजिटल वगैरह के कंसेप्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये ट्रुथ टेबल वगैरह का। तो एंड ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, और में एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू आएगा ऑब्वियसली। नॉट x इज नॉट x। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नॉट x इज फॉल्स। क्लियर है? मतलब नॉट ऑपरेटर लगा दिया, मतलब x ट्रू था तो आपने क्या कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नॉट ऑपरेटर का यूज कर दिया, जो वैल्यू अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब या तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉट x की वैल्यू ट्रू सेट की थी, नॉट ऑपरेटर का यूज करके आपने इसको फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे एक बार फिर से y की वैल्यू, यहाँ पे फिर से वही सेम रिपीट हो गया शायद ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये इसके अलावा भी, ऐसा नहीं है कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके अलावा भी ऑपरेटर्स हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको रेफर कर लेंगे। ठीक है, अभी ये जो जितनी हमें बेसिक की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमने कवर किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके अलावा हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये आईडी जो है एक कीवर्ड जो है, ठीक है, इसका हमने यूज करके देखा है।
तो देखिए ए को हमने 2 दिया है, एक वैल्यू असाइन करी है 2, और एक बार हमने आईडी 2 दिया है, ठीक है, और एक बार ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। क्लियर? तो ये दो तरीके रहते हैं, दो तरीके से आप आईडी देख सकते हैं। आईडी मतलब उसके लिए जो भी आइडेंटिफायर, मतलब आप तो एक नेम दे रहे हैं ए, लेकिन ए तो ऑब्वियसली किसी को समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर में बूलियन फॉर्म में जो भी चलता है, तो वहाँ पे एक आईडी उसके लिए जनरेट हो रही है, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें, अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ अंजलि, आप कुछ कह रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? सर ये आईडी एड्रेस होता है क्या इस पर्टिकुलर वेरिएबल का? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। ओके। अंजलि, आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? कोई वॉइस में कोई इशू है? नो सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ यहाँ से डिस्कशन करा था। अब इसके बाद हमारा लूप्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम देखिए लूप्स की जरूरत क्या पड़ती है, पर ज्यादा नहीं, बिल्कुल ब्रीफ में। नॉर्मली जो आपका प्रोग्राम रन करता है वो सीक्वेंशियली रन करता है, पाइथन में भी सीक्वेंशियल ही रन करता है, सी और सी प्लस प्लस में भी सीक्वेंशियल ही रन करता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन कई बार आपको कोई ऐसा लॉजिक कोड करना है कि आपको कुछ नंबर ऑफ लाइंस को रिपीट करना है, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन कोड करनी है कि अगर ये कंडीशन ना करो तो कुछ लाइंस स्किप हो जाएं, ठीक है। या फिर कई बार आपको कुछ लाइंस को आप ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट करना हो, ठीक है, या आपको कुछ, कई बार आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ये लाइंस रन होंगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम लूप्स की बात करते हैं। और लूप्स या बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म में लूप्स भी नहीं, तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका एक टर्म आता है बेसिकली। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपकी एक इफ एल्स आता है, इफ एलिफ और इफ एल्स, और इसके बाद आपके लूप्स आते हैं जैसे फॉर और व्हाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इफ क्या है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन जो है, जिस सिचुएशन को आप इफ के थ्रू रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो सिचुएशन ये है कि अगर कोई कंडीशन अकर होती है तो आई हैव टू टेक दिस पाथ ऑफ एक्शन, और अगर ऐसा नहीं होता है देन आई हैव टू टेक दिस पाथ ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मतलब आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम में दो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन हैं, ठीक है। तो अगर कंडीशन अकर होती है तो आपको पाथ नंबर 1 लेना है, और अगर कंडीशन अकर नहीं होती है तो आपको पाथ नंबर 2 पर स्विच करना है, ठीक है। तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए आप इफ का यूज करते हैं। सॉरी, ये जो दो मैंने कह दी तो इसमें इफ एल्स भी आ जाएगा। नॉर्मली इफ जो है यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल में शो किया गया है, ये सिर्फ क्या करेगा, अगर कंडीशन अकर होगी तो कुछ एक्शन लेगा, अगर अकर नहीं होती है तो कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो बेसिक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। एक नंबर लिया है, नंबर वेरिएबल, इसमें हमने 3 जो वैल्यू है, 3 एक इंटीजर वैल्यू वो स्टोर करी है, और एक कंडीशन कोड करी है कि अगर ये 0 से इस वैल्यू को कंपेयर किया है। सिंटैक्स यही रहेगा। सिंटैक्स एक बार मैं बता दूं, इफ कीवर्ड यूज करेंगे, और इस कीवर्ड के आगे आपको जो भी आपकी कंडीशन है वो कोड करनी है, और कोड करने के बाद कंडीशन को आपको एक कोलन लगाना है। कोलन लगाकर आप ये नोटिफाई करेंगे कि ये इफ यहाँ पर एंड हो गया है, और अब इसके बाद से जो भी इस इफ के अंदर जो भी बॉडी पार्ट है वो स्टार्ट हो, ठीक है। क्लियर है? और आपको पता ही होगा कि इंडेंटेशन रहता है पाइथन में, तो हम यहाँ पे ब्रेसेस नहीं यूज करते, इंडेंटेशन के थ्रू ही हम यहाँ पे ये पूरी स्ट्रक्चरिंग फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो इंडेंट कैसे करना है आपको, जो राइट टू द राइट जो भी एक लाइन में आ रहे हैं वो सब एक ब्लॉक का पार्ट माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको इंडेंटेशन देना होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक लाइन पे 2 दे दिया फिर दूसरी लाइन पे 4 दे दिया, तो इस तरह से रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल उसमें वहां पे देख कर करें, है ना। ऐसा नहीं कि एक लाइन में आपने एक इंडेंटेशन दिया, दूसरे में दूसरा दे दिया,
तो आपको जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, सिंपल जैसा मैंने आपको कहा ना, इंग्लिश में आप पैराग्राफ लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ लिखा, आप उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तीसरा पैराग्राफ लिखना है, तो उस पैराग्राफ के वाला जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे कोड करना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर डिफाइन कर लिया, इफ के अंदर कंडीशन लिख दी है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है कि देखिए ये इंडेंट हमने इसको किया है राइट साइड में, क्योंकि ये इफ का पार्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अगर ये इफ ट्रू होगा तो ये रन होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, ये प्रिंट जो इसके नीचे है ये नॉर्मल इसी इंडेंटेशन पे आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल सीक्वेंशियल ब्लॉक है ना, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ये इफ का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशंस हमने लिखी है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव नंबर हमको डिस्प्ले करना है मैसेज, और ये मैसेज एक एडिशनल मैंने ऐड इसलिए यहाँ पे किया है ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम इफ के बाहर आ गए हैं। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मान लीजिए कभी नहीं भी हो तो भी हमें पता चल जाए कि हम इफ के बाहर हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने कोड ये की है कि अगर सॉरी दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमने ली है नम की -1, और अगर इस वैल्यू के साथ रन करते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है वो देखा। तो मैसेज चेंज कर दिए हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सेम यहाँ पे आ रहा है, या एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको नीचे रन कर देते हैं। इसको यहाँ से हटाया, पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। सिंपल मैसेज। और अब यहाँ पर हम एक सेल ऐड कर जो हमने कोड कट किया है, अब इसको रन कर लेते हैं। क्लियर, क्योंकि ये -1 वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये 0 से बड़ी तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का जो मैसेज था वो नहीं आया, पिछली वैल्यू पॉजिटिव थी तो वो मैसेज आया। क्लियर है, तो ये एक नॉर्मल इफ। तो अभी यहाँ पे एक इफ हो गया, अब यहाँ पे इफ एल्स का पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि दो आपके पाथ रहेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि आइदर पाथ 1, जो फ्लो चार्ट आपको याद होगा, आप सबने फ्लो चार्ट बहुत सारे बनाए होंगे, तो फ्लो चार्ट बनता है तो उसमें कंडीशन को आप डायमंड के सिंबल के अंदर रखते हैं और वहां से आप दो पाथ निकालते हैं, यस देन गो टू दिस पाथ एंड नो देन गो टू दिस पाथ। तो वही चीज यहाँ पे आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है, इफ का सिंटैक्स तो एज इट इज है, एल्स पार्ट में कोई कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोलन लगाना, सिंपल। एल्स क्या बता रहा है कि अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो आपको ये करना, ठीक है। या तो आप देखिए यही सेम चीज यहाँ पे हम कर सकते थे, या तो मल्टीपल इफ यूज कर लेते, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इफ यूज किया, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूं और यहाँ पे ये कर दिया मैंने और ये कर दी मैंने वैल्यू -1, तो अभी देखिए, ठीक है, ये लाइन तो प्रिंट होगी, है ना, आउटसाइड इफ, क्योंकि ये इस इफ के बाहर है ना। और इसके बाद यहाँ पे -1 जो है एक नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैसेज गलत हो गया है, इसको नेगेटिव कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है। देखिए, तो या तो आप इसको मल्टीपल इफ लगा कर सकते हैं, अगर आपको दो चॉइसेस हैं आपके पास, तो है ना, कि आइदर यू हैव टू टेक दिस पाथ और दिस पाथ, तो आप उसको मल्टीपल इफ के थ्रू इस तरह से भी कोड कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू जैसा यहाँ पे शो किया गया है वैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ये तरीके हो गए, सिंपल सी बात है। एक इफ जो है वो आपको एक पाथ दे रहा है कि अगर एक कंडीशन अगर होती है तो आप उसको कैप्चर करके कुछ भी एक्टिविटी या कुछ भी लॉजिक आपको डिप्लॉय करना है तो वो कर सके। इफ एल्स आपको दो ऑप्शंस दे रहा है कि आइदर दिस और दिस, ठीक है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, आइदर यू कैन यूज मल्टीपल इफ्स, तो जैसा स्विच जैसा बन जाएगा, जैसे आप स्विच वगैरह यूज करते हैं सी या C++ में, तो वैसा कुछ बन जाएगा अगर आप मल्टीपल इफ यूज करते हैं तो। और अगर आपको जैसे
ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए आपने कहा कि सपोज अगर दिस कंडीशन अकर देन वी हैव टू पाथ, ठीक है, तो उसमें से एक पाथ लिया तो फिर से वहां पे जाकर फिर दो बाइफर्केशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको नेस्टिंग करनी है मल्टीपल कंडीशंस की, मल्टीपल स्टेजेस पे आपके दो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो इफ एल्स, जैसे यहाँ पे देखिए एलिफ भी यूज कर सकते हैं आप, आइदर दिस और दिस और दिस, ठीक है। नंबर की वैल्यू 0 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर आपको डिस्प्ले करना है, और एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि इनसाइड इफ, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे देखिए नेगेटिव 0 है वैल्यू, अगर 0 है तो आपको 0 डिस्प्ले करना है, और इनसाइड एलिफ ये मैसेज स्पेसिफिकली दिया गया है कि आप पता चले कि आप किस ब्लॉक में हैं, है ना। और इसके बाद अगर इन दोनों में से भी कोई ये दोनों नहीं है तो थर्ड ऑप्शन क्या बचता है, ऑब्वियसली या तो नंबर पॉजिटिव होगा 0 होगा, नहीं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है देन यू हैव टू डिस्प्ले दिस मैसेज नेगेटिव नंबर एंड इनसाइड एल्स, ठीक है। तो अभी इस केस में नंबर है 0, तो यहाँ पे आया है 0, और इनसाइड इफ नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, देखिए अभी क्या आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली कंडीशन रन हुई। अब इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, -5 कर देता हूँ, तो अभी क्या हो गया, थर्ड वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इफ एलिफ एल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एलिफ में कंडीशन लिख सकते हैं, है ना। एक चीज याद रखनी है आपके को, जैसे इफ में लिख सकते हैं, एलिफ में लिख सकते हैं, एल्स में नहीं लिखनी, एल्स पार्ट में कंडीशन नहीं लिखनी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक नेस्टेड इफ एल्स का भी एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। तो देखिए अगर हमने एक नंबर यूजर से एंटर करवाया है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब दो कंडीशंस को कोड किया है हमने, तो या तो नंबर ग्रेटर देन हो सकता है 0 या 0 भी हो सकता है। तो अगर 0 है तो हम उसको 0 प्रिंट कर रहे हैं, इसी इफ के अंदर ये इफ एल्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे एक मैसेज दिया है इनसाइड नेस्टेड इफ, क्लियर है। अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर और इनसाइड नेस्टेड एल्स, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा तो ऑब्वियसली थर्ड कंडीशन नेगेटिव की ही बचती है, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में नेगेटिव उसको डिस्प्ले किया गया है। इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। टाइप फ्लोट मैं करता हूँ 14 2 5, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग वैल्यूज के लिए रन करके देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है, नंबर पूछा गया है कि क्या नंबर है, नंबर यूजर से एंटर करवाया गया है, और यहाँ पे मतलब एक रैंडम ऐसे ही प्रोग्राम है, सिर्फ एलिफ और एल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। मतलब चेक किया कि अगर इन तीनों में से कोई अगर नंबर है तो हमें डिस्प्ले कर देना है कि भाई ये है, ये है, ये है। अगर नहीं है तो हमें एक मैसेज देना है कि द नंबर इज नॉट इक्वल टू 25, 50 और 7। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है नेस्टिंग का, या नेस्टिंग नहीं तो यहाँ पे मल्टीपल एलिफ्स का यूज कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे ग्रेड्स है, आपने यूजर से या जो भी प्रोग्रामर है उससे ग्रेड्स एंटर करवाई हैं, और उस ग्रेड के अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग मैसेजेस डिस्प्ले करो, ठीक है। तो अगर ग्रेड 100 से 80 से अबव और 100 या इक्वल टू 100 है तो आप ए ग्रेड का मैसेज दे रहे हैं। अगर ग्रेड लेस देन और इक्वल टू 80 है और ग्रेटर देन 60 है तो आप उसको B+ का एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे अभी इसमें सॉरी ये वाला प्रोग्राम नहीं, ये रन करना है हमें, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएंगे ये सारे वैल्यूज। अब यहाँ पे नेक्स्ट लूप जो आता है, ये तो इफ एल्स इफ की बात हो गई आपकी कि आप इफ को किस तरह से यूज करते हैं।
आपके प्रोग्राम में, और कहाँ किस सिचुएशन में आपको यूज करना है। ठीक है, आपको सिंपल फ्लो चार्ट वाला जो कंसेप्ट था आपको उसको हमेशा ध्यान में रखना है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको सोचें कि क्या ये फ्लो चार्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है क्या, कि कंडीशन आ रही है, डिसाइड करना है यस और नो, ठीक है, फिर उस यस के आगे फिर और मल्टीपल कंडीशंस हैं क्या उस पे यस और नो, तो उसके हिसाब से आप या तो इफ से या एलिफ से या नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स के थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर लूप। फॉर लूप आपका एक पर टेस्टेड लूप है, मतलब आपका इसको जैसे नॉर्मली सी या सी प्लस प्लस क्या होता है, एक इटरेशन कंप्लीट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर जो भी लॉजिक था वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर कुछ काउंटर वेरिएबल है वो अपडेट हुआ, इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो सेम वही वर्किंग यहाँ पर भी है। सिंटैक्स इसका ये है कि आपको फॉर कीवर्ड यूज करना है, और आई यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नाम, काउंटर वेरिएबल जो है उसका नाम देना है। आप आई दें, वैल्यू दें, न्यू दें, कोई भी नाम जो भी है आपको आपकी पसंद का वहां पे आप उसको दे सकते हैं। इन उसके बाद इन कीवर्ड यूज करना है, और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे आप चाहें तो अलग से, जैसे यहाँ पे तो मैंने एक स्ट्रिंग ली है नेम, और उसी स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इन नेम सॉरी आई इन नेम में क्या हो रहा है, ये जो नेम स्ट्रिंग है तो ये एक एक करके इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये बिग एनालिटिक्स ये स्ट्रिंग लिए है हमने, तो ये देखिए ये पूरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है एक एक करके जिस ऑर्डर में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट जो है वो न्यू लाइन से प्रिंट करना स्टार्ट करता है, और एक इसमें एंड पैरामीटर भी होता है प्रिंट के साथ। ठीक है, क्योंकि कई बार जो नॉर्मल प्रोग्रामर्स होते हैं जो सी या सी प्लस प्लस या हमने जावा वगैरह जो पढ़ी होती है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम कई बार एक लाइन में भी प्रिंट करना चाहते हैं, वहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करते हैं ना हम कि स्लैश एन के थ्रू हम न्यू लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन प्रिंट करने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ही प्रिंट का जो सिंटैक्स है, जो प्रिंट फंक्शन है, उसमें ये n बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी प्रिंट करेंगे तो वो न्यू लाइन से ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये सारे कैरेक्टर्स 1 बाय 1 अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पे एक एंड पैरामीटर होता है, अभी आगे देखेंगे हम उसका भी यूज। तो एंड पैरामीटर के साथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लियर है, और एंड पैरामीटर में शायद नीचे होगा, एंड नहीं, चलिए दूसरी किसी नोटबुक में होगा तो हम वहां पे देख लेंगे। ये रहा, सॉरी ये, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये प्रिंट आई और आई के साथ एंड इक्वल टू यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया। ठीक है, तो मतलब वो क्या करेगा, जो भी आई की वैल्यू है वो प्रिंट करने के बाद एक स्पेस देगा और उसी लाइन पे वहां पे वो रहेगा। ठीक है, या नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करनी है वहां पे वो उसको प्रिंट कर, दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आप उसको, इस पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं, और इसकी और भी बहुत सारी वैल्यूज रहती हैं, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो लिस्ट में से आप कुछ भी यहाँ पे आपको और कुछ अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली नेम जो है, नेम स्ट्रिंग में हमने एक एक करके एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करा है। ठीक है, लिस्ट में भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कोई अलग अलग एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि स्ट्रिंग के केस में क्या है, नंबर के केस में क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप प्रोग्राम लिखने जाते हैं, यहाँ पे तो देख लिया आपने एक एग्जांपल देख लिया, लेकिन जब आप लिखने जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि ऐसा लिखें तो क्या होगा, ऐसा लिखें तो क्या होगा। तो उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं। ऐसा मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की गई है और इसमें कुछ वैल्यूज डाली गई हैं। देयर आर 5 वैल्यूज, 100, 200, 300, 800, 400। ठीक है, ये वैल्यूज डाली गई हैं और एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया गया है, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इन सब का सम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑब्वियसली लिस्ट क्या है, लिस्ट इज एनालॉगस टू अरे। जैसे आपका अरे होता है दूसरी लैंग्वेजेस में, सी या सी प्लस प्लस में, तो उसके एनालॉगस आपका लिस्ट है, ठीक है। और लिस्ट में ये वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज जो आपने स्टोर करी हैं, अब आप इनका एक सम करना चाह रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये टोटल ले लिया आपने, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे फॉर नम इन नंबर्स, सो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में आप क्या करते थे, फॉर के साथ एक आई, तो ठीक है आपको पता चल गया कि वो काउंटर वेरिएबल है, लेकिन आप एक कंडीशन लिखते थे, कंडीशन चेक कि आई इज लेस देन इक्वल टू 20 और आई इज लेस देन n, और जो भी है वो कंडीशन, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट रहता था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट, तो वो पार्ट यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दिया है उसको, कि आपने ये बता दिया, आपने, मैंने कहा था ये कुछ भी नाम आप रख सकते हैं आपकी चॉइस का काउंटर वेरिएबल का, तो काउंटर वेरिएबल का नाम हो गया नम, और ये लिस्ट जो है नंबर्स, इसके अंदर ये एक एक वैल्यू लेता जाएगा, और ये कब तक सम करता रहेगा, जब तक इसमें से ये सारे जो वैल्यूज हैं इनका सम नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो एक एक करके पहले 100, फिर 200, 300, 800, 400, इसके बाद स्ट्रिंग एंड, तो ऑब्वियसली एंड पे उसको नल कैरेक्टर मिल जाएगा और वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, क्लियर है। तो यहाँ हेलो पे सर। नम इन नंबर्स टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, और फिर प्रिंट एफ। मुर्तजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये हम फॉर लूप जो चला रहे हैं सर, उसको मतलब ये जो हमारे पास लिस्ट है सर, उसमें 300 तक ही चलाए, तो 800 और 400 का सर हम टोटल ना ले, तो सर वो कैसे पॉसिबल होगा? उसको भी देखते हैं, रेंज देखिए, आगे देखिए रेंज दिया हुआ है आपको, ये हेलो रेंज। सर। हेलो। हेलो सर। हाँ अर्पित। सर टोटल इक्वल 0 ही लाइन समझ में नहीं आई। 0 इसलिए लिया है अर्पित, तो देखिए कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपने टोटल में कुछ भी नहीं लिया, पहली बात तो आपको एक वेरिएबल चाहिए जो आपका एंड रिजल्ट स्टोर करे, और उस एंड रिजल्ट में उसका टाइप भी तो बताना पड़ेगा ना। आप सिर्फ नाम देके छोड़ देंगे, और मान लीजिए उसमें कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ तो रहेगा गार्बेज वैल्यू जैसे आपकी रहती थी। तो यहाँ पे इसलिए 0 इसलिए दिया गया है कि आप पहला जो सम करेंगे, तो यहाँ पे 0 सम हो गया, और 0 प्लस 100, फिर 0 प्लस 200, सॉरी 100 प्लस 200, फिर यहाँ पे अब 300 हो गया, 300 प्लस 300, तो इस तरह से यहाँ पे ये चलता जाएगा, इसलिए दिया गया है, ठीक है, क्लियरली, कि वहां पे उसका एक टाइप भी बन जाए और एक वैल्यू भी वहां पे आ जाए। ओके सर। क्लियर है, ठीक है। मुर्तजा, मैं आपका क्वेश्चन जो है उसको अभी हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे, तो आप परेशान ना हो, है ना, ठीक ओके है। सर। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम बनेगा, और द टोटल इज, और ये टोटल कर कर आपका यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन, जो कि हम यूज करते हैं पाइथन में। और रेंज फंक्शन क्या करता है कि एक रेंज में जो वैल्यूज हैं उनको आप किस तरह से आपको एक्सेस करना है। आप चाहें तो यूनिट, बाय डिफॉल्ट तो यूनिट वाइज है कि जो भी आपने रेंज दी है, जैसे 5 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट लाइन आपकी दी हुई है रेंज, प्रिंट रेंज 5, तो इसका आउटपुट आपको देखिए मिल रहा है 0 और 5, मतलब 0 से स्टार्ट होकर और ये 5 तक, यहाँ पर 5 मतलब 5 नहीं, स्पेसिफिकली ये जाएगा आपका 4 तक, है ना, एक कम, लेस देन, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 वैल्यूज हो गई ना, 0 से 4, दैट्स इट। तो वो एक एक के स्टेप में वो ये रेंज बन गई है इनकी, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको लिस्ट के फॉर्म में इन्होंने डिस्प्ले कर दिया इस रेंज वैल्यू से, रेंज 12, और इसको लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, तो 12 तक नहीं जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू उससे एक कम, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब रेंज देखिए यहाँ पे, इसको कम भी आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप 5 से 12 तक डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिए 5 से लेकर यहाँ पे 12 तक आ गया है, मतलब 11 तक, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट रेंज 5 12 और ये 3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 के स्टेप में, है ना, 5 + 3 8 और 8 + 3 11, ठीक है। अब इसके बाद 11 + 3 करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो बाहर चला गया रेंज के, वो वैल्यू तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो जो भी अपर वैल्यू है,
ठीक है, वहां तक इसको 3 के स्टेप्स में वो सम करेगा। तो ये आप इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इन रेंज, ठीक है। तो इसके साथ आपको दो कीवर्ड यूज करने हैं, एक तो आपको फॉर और एक इन, और ये रेंज तो फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे आपने क्या है, फॉर आई इन रेंज 10। तो अब ये आई जो है काउंटर वेरिएबल, इसकी वैल्यू 0 से प्रिंट होना स्टार्ट होगी। और देखिए ये एंड, अभी जो हमने ऊपर देखा था एंड फंक्शन का यूज, वो यहाँ पे उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हमने स्पेस दे दिया है, तो ये क्या करेगा, ये 0 मान लीजिए पहली वैल्यू 0 प्रिंट की, अब इसके बाद स्पेस दे दिया, और स्पेस देने के बाद ये नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से करता जाएगा। मतलब अगर हम इसको हटा दें तो ये बाय डिफॉल्ट, देखिए इसको चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, अगर इसको हटा दें तो ये नॉर्मल जो आपका न्यू लाइन पे चला जाए। शायद मेरा कर्नल इनएक्टिव हो गया है, लेट मी रीस्टार्ट। डेड। अब इसको रन करते हैं तो देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब वही वापस से आई, आप इसको लगा दीजिए एंड और इक्वल टू, और स्पेस आपने दे दिया। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका चलता है, क्लियर है। अब यहाँ पे फॉर ऑब्वियसली लूप्स की नेस्टिंग होती है, तो जैसे इफ एल्स की नेस्टिंग हो रही है तो फॉर की भी आप नेस्टिंग कर सकते हैं। तो वो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। फॉर की नेस्टिंग की गई है, यहाँ पे यूजर से रोज एंटर कराई गई हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मुर्तजा आप जो कह रहे थे क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे ये रेंज हमने यूज कर ली, ठीक है। अब रोज की वैल्यू आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी तो +1 करी है हमने, आप चाहो तो इसको -1 या जैसा भी करके, मतलब आप फिक्स कर सकते हो कहां से कहां तक आपको रन करना, क्लियर है। तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। तो आई इन रेंज 0 और रोज +1। तो यहाँ पे हमने +1 क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है, मतलब अगर हम यूजर जैसे 6 एंटर करेगा तो रेंज तो कहाँ तक जाएगी, 0 से 5 तक। तो यूजर को तो ये समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर यूजर चाह रहा है 6 तक चले तो हम उसको उस वैल्यू को एक बढ़ा दे रहे हैं 7 तक, ताकि जो ये रेंज फंक्शन है ये 0 से लेके 6 तक रन करे। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये 0 से लेके 5 तक ही रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब +1 किया है इसलिए, क्लियर है। तो ये फर्स्ट लूप हो गया, फर्स्ट फॉर लूप। अब इसके अंदर क्या हुआ कि भाई जो सेकेंड काउंटर वेरिएबल j है वो यहाँ पे इस वैल्यू को रिपीट कर रहा है, 1 2 2 3 3 4 4 5 6, क्लियर है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक और फंक्शन है, अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप फॉर के साथ एल्स का भी यूज कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ प्रिंट करना है या कुछ भी आपको लॉजिक लगाना है, जैसे इस एग्जांपल में तो प्रिंट लिया है हमने, कुछ एक लॉजिक लगाना है और आप चाहते हैं कि वो लॉजिक प्रिंट करने के बाद आप कुछ और भी मैसेज देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में इन्होंने नो आइटम्स लेफ्ट, तो ऐसा करके भी दिया। तो फॉर के साथ आप एल्स का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप, और देखिए फॉर के नेक्स्ट एग्जांपल में फॉर के साथ इफ एल्स की भी नेस्टिंग की गई है, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप मिक्स कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं। हाँ मुर्तजा आप कुछ कह रहे हैं। सर वो वहाँ फॉर लूप के बाद में सर वो एल्स स्टेटमेंट यूज करने की क्या जरूरत थी सर, जब प्रिंट हम करवा रहे तो बिना एल्स स्टेटमेंट के भी सर वो प्रिंट हो जाता वो लाइन, तो वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि इसके साथ आप कर सकते हैं, कभी सिचुएशन ऐसी अराइज हो तो आप इसका भी मतलब यूज सर कर आप एक सिचुएशन सजेस्ट कर सकते हो सर, मतलब हम समझ नहीं पाएंगे सर बिना सिचुएशन के इससे। सकते हैं। ओके। चलो ये नेक्स्ट प्रोग्राम देखें तो शायद इसमें यहाँ पे कुछ हो जाए, और नहीं तो फिर मैं आपको उसका एक प्रॉपर प्रोग्राम बताऊंगा, है ना। अगर आज नहीं हुआ तो कल मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। ओके। मुर्तजा?
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स मार्क्स फ्रॉम रिकॉर्ड। तो एक हमने यहाँ पे आपकी यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई हुई है, ठीक है। और डिक्शनरी में आपको पता है कि की और वैल्यू के पेयर्स होते हैं। तो जैसे की है प्रिया और प्रिया की वैल्यू है 90, ठीक है। तो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की यहाँ पे वैल्यू स्टोर की गई है डिक्शनरी में, प्रिया, जयेश और अरुण। इनके 3 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। फिर अब इन 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के मार्क को प्रिंट करना चाहें, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया है स्टूडेंट इन मार्क्स, ठीक है। तो ये तो काउंटर वेरिएबल हो गया। इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, तो जो भी स्टूडेंट का नेम जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है जयेश, ठीक है, तो अगर ये मैच होता है, ठीक है, ये वैल्यू अगर मैच होती है, और हाँ एक चीज और, जो मैचिंग होगी वो की जो वैल्यू उस पे होगी, है ना, की वैल्यू पेयर। तो जैसे कि प्रिया है तो 90 पे मैचिंग नहीं होगी ना, आप उसको सोचें कि मैचिंग प्रिया से होगी या जयेश से होगी, या जो नेम्स हैं, जो कीज हैं, उनके थ्रू होगी मैचिंग, ठीक है। तो कीज के थ्रू हमको मिलती है वैल्यू, तो मैच हम की के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हमने, अगर जयेश नाम का स्टूडेंट हमें इस लिस्ट या सॉरी इस डिक्शनरी में अवेलेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके मार्क्स को डिस्प्ले कर देंगे। और यहाँ पे ब्रेक, ऑब्वियसली ब्रेक कीवर्ड आपको पता है कि क्या करता है, कि अदरवाइज ये क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जयेश यहाँ पे आपको लोकेट भी हो गया, ठीक है, तब भी इसके बाद ये लूप जो है ये आगे रन करता रहता, भले ही वो डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि कंडीशन तो प्रिंट स्टेटमेंट तो आपने इफ के अंदर लिखा है, लेकिन वो रन करता, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करवाना है, हमें कि जहां पे अगर वैल्यू मिल गई, जैसे अगर नहीं मिली तो फिर ऑब्वियसली पूरी वो डिक्शनरी ट्रैवर्स करनी ही है, और उसके बाद वो अपने आप ही एंड हो जाएगा, बट ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया, तो फिर आगे के दो इटरेशंस करने की क्या जरूरत है, या आगे के, ये तो छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा डेटा सेट होता या कुछ भी होता, तो वहां पे फिर ये नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं, क्लियर है। तो जैसे ही ये कंडीशन अराइज होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और ब्रेक, ठीक है। तो ये फॉर लूप यहीं पे, जैसे जयेश, एक आइडियली फॉर लूप को अभी कितनी बार रन करना चाहिए था, 3 टाइम्स, 1 फॉर प्रिया, 1 फॉर जयेश एंड 1 फॉर अरुण, ठीक है, क्योंकि ये फॉर लूप है, तो ये 3 बार रन करेगा एक एक कर करके। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे जयेश जो है ये सेकेंड इटरेशन में ही इसका मार्क्स हमको मिल गए हैं, तो ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसके मार्क्स जो है 55 वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे अगर इसका नाम जैसे मान लीजिए मैं चेंज कर दूं, इसका नाम यश कर देते हैं, तो अगर यश कर दिया है तो अभी क्या आउटपुट मिलेगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेक, सॉरी ब्रेक क्या, ब्रेक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा रन करा, और उसके बाद एल्स प्रिंट नो एंट्री विद दैट नेम फॉर्म, ठीक है। तो एल्स में डाल दिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अभी कि सर इसके एल्स लगाने की जरूरत क्या थी, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये फीचर है आपके पास, ओके। और इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। अगर अभी नहीं तो कल तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कंटिन्यू। अच्छा एक चीज हमने देखी, अभी ब्रेक देख लिया, तो कंटिन्यू का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया। कंटिन्यू क्या करता है, सिंपल सी बात है, कंटिन्यू के बाद वाली जो लाइन है वो स्किप हो जाती है ना। जो लूप के अंदर जो भी पार्ट है, जो भी आपका कोड ब्लॉक है लूप के अंदर, तो कंटिन्यू के बाद जो भी लाइंस हैं वो स्किप हो जाती है, और वापस से वो ऊपर जो अपर पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली गई है, ये स्ट्रिंग भी नहीं ली गई है, यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, यहीं पे क्लियरली स्ट्रिंग मेंशन कर दी फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि कई बार जैसे आप एक एग्जांपल में हमने वेरिएबल का नाम ले लिया, एक एग्जांपल में हमने डायरेक्टली वहां पे वैल्यू रख दी, एक एग्जांपल में हमने रेंज फंक्शन रख दिया, तो ये वेरिएशंस को शो करने की कोशिश की जा रही है एग्जांपल्स को। आपको लग रहा होगा कि सर एक ही चीज क्यों कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि आपको वेरिएशंस
थोड़े से पता चल जाए, क्योंकि आइडियली पाइथन में हम बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो काफ़ी कम है, और मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया है, और इस हफ्ते में मेरे ख्याल से आपको एनी हाउ हमें जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क हम करने वाले हैं उसके लिए जो बेसिक प्री रिक्विजिट है वो पूरी करनी है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको वेरिएशंस यहीं पे शो करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं, और आप इसकी जब प्रैक्टिस करें तो आपको इतना कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली वैल्यू आपने लिख दी है, और इफ वैल्यू इज इक्वल टू आई, ठीक है, और जब भी ये वैल्यू आई होगी तो कंटिन्यू मतलब अगर ये वैल्यू आई नहीं है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर ये वैल्यू आई है तो कंटिन्यू मींस दिस प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट वैल्यू, सिर्फ ये लाइन है ना, क्योंकि यही है फॉर का पार्ट। ये प्रिंट स्टेटमेंट तो फॉर का पार्ट नहीं है, ये जो नीचे आपको लास्ट लाइन दिख रही है ये फॉर का पार्ट नहीं है, तो इस लाइन को ये स्किप कर देगा और फिर से ये नेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उस पर मूव कर जाए। ठीक है, तो आप आउटपुट देखिए, आउटपुट में आपको आई कहीं नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, इसको चलिए इसको उस तरह से कर देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, फिर इनएक्टिव हो गया। चलिए, कुछ एनाकोंडा का ये कुछ इशू है क्योंकि अपडेट नहीं कर रहा है ये वैल्यू, शायद मेरा नेट कनेक्शन। सर आपको ऊपर वाले प्रिंट पे करना था शायद सर। ओह बिल्कुल 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 सही कहा मुर्तजा आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कई बार छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए, तो इसको हटा दें वरना यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, थैंक यू मुर्तजा। वेलकम सर। मतलब someone is listening with proper attention। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि आई नहीं आ रहा है आउटपुट में, है ना। ये है आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग और ये है आपका जो अभी हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया है वो स्ट्रिंग। तो आई को उन्होंने स्किप कर दिया है, जब भी आई की वैल्यू आई है तो प्रिंट स्टेटमेंट आपका स्किप हो गया। ठीक है, क्लियर दिस इज। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक लास्ट जो हमारा लूप रहता है वो है वाइल। और वाइल में क्या होता है, देखिए वाइल एक आपका जैसे फॉर क्या होता है, फॉर में एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग होती है, जो आपने अभी तक नॉर्मली पढ़ा होगा सी या C++ में। जैसे आपने काउंटर स्टार्ट किया 0 से तो वो एक बार रन होगा और फिर नेक्स्ट टाइम में वो कंडीशन को चेक करने आएगा जो भी कोड है रन करने के बाद, है इंक्रीमेंट होने के बाद काउंटर वेरी। तो वाइल में क्या होता है, वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक। ठीक है, वाइल में कंडीशन चेक होगी और उसके बाद ये रन करना स्टार्ट करे। ठीक है, सॉरी एक चीज में यहाँ पे मैंने गलत कह दी। फॉर में भी फर्स्ट पार्ट जैसे i इक्वल टू 0 है वो इनिशियलाइज होगा और उसके बाद वो कंपेयर होगा और फिर रन होगा और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है इंक्रीमेंट पार्ट और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा। क्लियर। तो वाइल में क्या हो रहा है, वाइल में आपको कंडीशन चेक करनी है पहले और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सिंटैक्स है वाइल का, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है यहाँ पे। बिल्कुल दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सिंटैक्स था वैसे ही है। फॉर को तो जैसे सिंपल कर दिया था तो वाइल को भी यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप कंडीशन कोड कर दें, कोलन लगा दें और उसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दें स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इसके बाद आपका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे
जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, n की वैल्यू 10 ली है, एक सम लिया है, सम की वैल्यू 0 है, i लिया है काउंटर वेरिएबल, इसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है, और कंडीशन ये है कि while i is less than equal to n, तो sum is equal to sum plus 1। जैसा कि वहां पे for से किया था वैसा while से कर रहे हैं, sum निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो 10 वैल्यू है तो 1 से लेके 10 तक हम सम कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, नॉर्मली तो वही सम कर कर यहाँ पे, और ये फाइनल वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले की गई है, दैट इज 55। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये while का सिंटैक्स रहता है नॉर्मल। और यहाँ पे देखिए while के साथ भी else यूज होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है आपके पूछने से पहले कि सर ये किस एक केस में हमें ये यूज करना है while के साथ else, ये मैंने नोट कर लिया है और मैं इसका आंसर आपको दूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका while के साथ else आप इसको यूज कर सकते हैं। काउंटर 0 लिया है, काउंटर लेस देन 3 है, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, काउंटर एक एक करके बढ़ रहा है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। क्लियर है? प्रिंट इनसाइड एल्स। क्लियर है? तो ये हो गया आपका while का। एक चीज while और for में बस मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए while जब आप रन करते हैं और for रन करते हैं तो डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप for जो है, for में आपको पता है कि आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स या कितने नंबर ऑफ इटरेशंस आपको एग्जीक्यूट करने हैं, ये आपको इन एडवांस पता होता है। लेकिन कई बार आपको ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है और आप यूजर से कह रहे हैं कि भाई आपको जो भी ऑपरेशंस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है, उसके लिए आपने उनको अलग अलग सिंबल्स दे दिए हैं कि यू वांट टू डू दिस देन एंटर दिस, और लास्ट पे आपने दिया है उनको चॉइस दी है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस और नो में वो रिप्लाई कर रहा है। if the user wants to continue तो he can do another operation, if the user wants to exit वो प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यूजर कितने देर के बाद ये प्रोग्राम बंद करने, हो सकता है वो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इन सारे ऑपरेशंस को करे, बार बार करे, उसकी कितनी, उसकी मतलब उसकी क्या मर्जी है, ये तो उसको ही पता है ना, हमको कुछ नहीं पता कि वो कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम बाद बंद करेगा। हो सकता है वो एक ऑपरेशन करके इमीडिएटली बंद कर दे, नहीं तो हो सकता है वो बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा है, उसने सारे मैथ एडिशन भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, और उसके बाद भी उसको मतलब उसको लगा तो और भी डिफरेंट ऑपरेशंस वो परफॉर्म करने लगा। ठीक है, तो उससे बार बार चॉइस पूछी जा रही है यस और नो, लेकिन वो बार बार यस कर दे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पता नहीं है कि ये प्रोग्राम एंड कब होगा। तो आइडियली व्हाइल लूप इस काइंड ऑफ सिचुएशंस में यूज किया जाता है, जब आपको पता नहीं है कि आपका प्रोग्राम एंड कब होगा। ठीक है, और नॉर्मली जो आपका जैसे आपको पता है कि जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट के नंबर मुझे ऐड करने हैं, तो आप उसको ऑब्वियसली आपको पता है लिस्ट में 10 है, 20 है, 40 एलिमेंट्स हैं, या एक रेंज की वैल्यूज को मुझे सम करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, या मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो वो उसके लिए मैं आइडियली फॉर लूप यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे पता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशंस आई हैव टू परफॉर्म। और जहां पे अनक्लियर है इवेंट, जिसको एक टर्म कहते हैं कि इवेंट डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर लूप में क्या है, काउंटर कंट्रोल्ड है, आप काउंटर लगाते हो, एक वैल्यू एक इनिशियल वैल्यू से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है और वहां पे एंड हो जाती है। ठीक है, जबकि while में क्या है, while में ऐसा नहीं है, while में जब तक वो इवेंट अगर नहीं होगा तब तक वो लूप रन करता रहेगा, और वो इवेंट कब अकर होगा ये हमें नहीं पता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आइडियली इन सिचुएशंस में फॉर while का यूज किया। आप ज्यादातर जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं ऑब्वियसली फॉर स्टडी पर्पसेस, तो उसमें ज्यादातर प्रोग्राम्स में आपको ऐसा कंफ्यूजन होता होगा कि यार यहाँ पे while भी लगाया है तो यहाँ पे तो for भी लग सकता है। तो आपको ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो स्टडी पर्पस से आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पे इतना आपको इस तरह की सिचुएशंस ज्यादा आपको काउंटर नहीं करनी पड़ती। तो जो भी सिचुएशंस रहती है नॉर्मली वहां पे इंटरचेंजेबली ये चीजें यूज हो सकती।
आइदर दिस और दिस, आइदर फॉर और वाई, कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन हर चीज का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, क्योंकि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर वो चीज है ही क्यों उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो while is for a particular situation and for loop is for another particular situation। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं और इनके लिए ये सारी चीजें हैं। और एक और होता है डू वाइल, जो कि आप डिबगिंग के पर्पस से यूज करते हैं। तो डू वाइल के एग्जांपल शायद यहाँ पे ऐड नहीं है, तो डू वाइल के एग्जांपल भी मैं एक आपको कल दिखा दूंगा। ठीक है, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। जैसे अभी जो भी आपने डाउट पूछे थे, जो पहले पूछे गए हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास नोटेड है, जिनका मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, नहीं दिया है तो वो तो मैं आंसर करूंगा ही नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा कोई डाउट है तो वो आप मुझे बता दें या मुझसे पूछ लें। नहीं होता है ना पाइथन में शायद। हाँ अश्विनी, आप क्या कह रहे हैं बेटा? डू वाइल लूप नहीं होता है ना शायद पाइथन में। डू वाइल इज फॉर डिबगिंग पर्पस बेसिकली। लूप की कैटेगरी में तो वो आएगा, मतलब वो एक बार तो रन करता ही करता है, लूप की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वाइल जो लिखा हुआ है अंदर, जो नहीं कंडीशन आपने पाइथन में होता है कि नहीं सर, जैसे वो अभी तक। बेटा एक बार रिपीट कर देंगे आपका क्वेश्चन? पाइथन में शायद डू वाइल लूप नहीं होता ना शायद सर। पाइथन में डू वाइल नहीं होता, मेरे ख्याल से होता है। हाँ ठीक है अभी सर। मैंने खैर इसमें एग्जांपल ऐड नहीं किया है, तो मैं आपको यस सर, यस सर, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? दुर्गेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये फाइल आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे? हाँ दुर्गेश, सॉरी। दुर्गेश, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मुर्तजा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस सर, पर डाउट नहीं है सर अभी कुछ। क्या क्या अलाउड नहीं है मतलब? सर डाउट नहीं है इसलिए आप। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या आप कह रहे हैं? हेलो, हेलो। सर वो बोल रहे हैं कि उसको डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आप लोग जितना भी हमने अभी डिस्कशन करा है, आप इसके प्रोग्राम्स बनाएं, और आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको हम डाउट सेशन भी रखेंगे, तो उनके लिए आप रेडी करके रखें ताकि हम डाउट सेशन में वो क्वेरीज भी ले सकें। ठीक है, तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी वहां पर। और कोई क्वेश्चन है, किसी की क्वेरी है? हेलो। हाँ जी, प्लस हाँ बेटा। सर वो पैटर्न प्रोग्राम्स होते हैं ना जो जिसमें स्टार पैटर्न वाले। सर वो एक बार मतलब करके देखना है इसमें पाइथन में। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, हम कल कर लेंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ, बताएं। सर रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा सर, प्लीज अपलोड कर देना। रिकॉर्डिंग अपलोड करनी यूट्यूब पे? सर किसी में भी व्हाट्सएप में या जिसमें भी। ये बेटा ये लेक्चर्स मेरे ख्याल से लास्ट जो आपको फ्राइडे का लेक्चर है वही अपलोड नहीं होगा, बाकी सारे यस सर। लेक्चर अपलोड हैं और ये भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। यस सर। अमित सर जो आपने एक कोडिंग लिखी थी जो 1 2 2 3 3, वो जो फॉर वाइल लूप चलाया था 6 तक रो में, अगर उसको 11 तक या मोर देन 10 तक चलाना हो तो कैसा पैटर्न रहेगा? अच्छा, इसमें 1 1 2 2 3 3 आ रहे थे। हाँ, एक बार रन करके दिखा दोगे आप? एक मिनट, कहाँ है ये प्रोग्राम? हाँ, ये इसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर, अगर ये इसमें रो को 11 या 12 तक पहुंचाए तो?
रो को 11 या 12 तक करना है। यस सर। चलिए ठीक है, ये पूछी उसने मुझे रो, तो कितनी वैल्यू डालूं मैं, आप 12 बताएं। डाल दो सर। 11 डालूं? यस ठीक सर है। डाल दो। ये 11 इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि 1 + 1 कर रहे हैं ना, तो 12 हो गया है वो वैल्यू। रो +1 कर रहे हैं ना, इसलिए 12 हो गई है वैल्यू, तो एक कम तक जाता है तो यहाँ पे ही जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जितनी भी आगे वैल्यू डालनी हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, एक जनरलाइज प्रोग्राम है, मतलब हार्ड कोड वैल्यूज नहीं डाली हुई है हमने वहां। ओके सर। ओके। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 4 सेशन से डिस्कनेक्ट हो जाता था, टेक्निकल इशू आता था, मेरी वॉइस नहीं आती थी, तो इस पूरे सेशन में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई वॉइस में? सर नो सर। नो सर। नो सर। ओके। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कहीं क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ या ज्यादा स्लो हो गया, अगर दोनों हैं तो आप बताएं। नो सर। नहीं सर, अप्रोप्रिएट नो है। सर। कंप्लीटली सर, फाइन सर। एप्रोप्रिएट है, ठीक है ठीक है। आप आपको जो भी डाउट है आप वो अगर अभी बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आप क्लियर करें। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जरूर प्रैक्टिस करें, और कल फिर हम मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। सर